सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हाल के दिनों में हुए आतंकी हमलों से निपटने की। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही आतंकी जम्मू कश्मीर की जमीन को टारगेटेड किलिंग के जरिए लहूलुहान करने पर लगे हैं। जिस जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे राज्यों से लोग रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे थे, वो अब वापस अपने घर जा रहे हैं। भारतीय फौज का ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही आतंकियों की कमर तोड़ चुका था। टेरर फंडिंग रोकने के लिए जिस तरह की कोशिशें हुई, उससे घाटी में पत्थरबाजों को उकसाने वालों की दुकानें बंद हो गई। JKLF और जमायते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को बैन कर दिया गया। मोदी सरकार की नीतियों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी शून्य बटा सन्नाटे में पहुंचा दिया। इसके बावजूद हाल के दिनों में कश्मीर में बाहरी लोगों और सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड के पास अफगान बॉर्डर पर कुछ खास काम नहीं बचा था। ऐसे में आतंकियों ने दोबारा POK का रुख किया। सूत्रों के मुताबिक हाल में POK में बने आतंकी कैंपों में हलचल तेज हुई है और घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ी हैं। आतंकी संगठन घाटी के लोगों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में बाहरियों की तादाद बढ़ेगी। बाहरियों का खौफ दिखाकर घाटी के नौजवानों को आतंकी गुमराह करके अपने पलटन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों के खौफनाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और उसी रणनीति का हिस्सा है कि पहले आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह मिशन कश्मीर पर हैं। $370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पहली बार गोलियों की आवाज इतनी सुनाई दे रही है। अक्टूबर में आतंकियों ने रणनीति में बदलाव करते हुए आम लोगों और बाहरियों की टारगेटेड किलिंग शुरू की, तो सुरक्षा बलों ने भी तूफानी रफ्तार से आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच एक के बाद एक 18 आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। पुंछ और राजौरी में सेना का पिछले 2 हफ्ते से सर्च ऑपरेशन जारी है। अब खुद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हैं और उनकी अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, जिसमें सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसर मौजूद रहे। मकसद है आतंक के इकोसिस्टम को खत्म करना। एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े बोलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई है। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। आतंक के सफाई के लिए पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरहदी इलाकों में सुरक्षा बलों ने चौकसी कई गुना बढ़ा दी। सीमा पार से आतंकियों के लिए ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की कोशिशों को भी नाकाम किया गया। इससे कश्मीर में मौजूद आतंकियों को हथियारों की कमी होने लगी। वहीं घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी रहा। सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में चौतरफा रणनीति के सहारे आतंक को जड़ से काटने में जुटी हैं। इसके लिए आतंकियों के वित्तीय और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क तोड़ा गया। आतंकियों के मददगारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। JKLF और जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किनारे लगा दिया और इसके कई नेताओं को जेल भेजा गया।
जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद खूंखार आतंकियों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए के निशाने पर ऐसे लोग हैं जिन पर आतंकियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद का आरोप है। ऐसे कई संदिग्ध लोगों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा चुकी है। आतंक के खिलाफ साझी रणनीति की वजह से ही घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है। अपर ग्राउंड वर्कर जो हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो टेररिस्ट की मदद करते हैं उनको डिफरेंट तरीके से सपोर्ट करते हैं, और जो स्लीपर सेल्स हैं इन सब को डिमोलिश करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि जो आपकी सरकार है उसमें पूरी कोशिशें कर रही है। सरकार और सुरक्षा बलों के चौतरफा रणनीति से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकियों दोनों को बेचैन कर दिया है। ऐसे में कमजोर पड़ चुके आतंकियों ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में रणनीति बदली और कभी दवा बेचने वाले, कभी शिक्षकों, कभी गोलगप्पे बेचने वालों, कभी कारपेंटर का काम करने वालों की हत्या शुरू कर दी। आतंकियों ने खास तौर से दूसरे राज्यों से आकर जम्मू कश्मीर में काम धंधा करने वाले लोगों को निशाना बनाया। उनका इरादा टारगेटेड किलिंग के जरिए कश्मीर में खौफ का माहौल बनाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सरकार कोशिश कर रही थी यहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स स्पीड अप करने के लिए। बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, आईआईटी बन रहा है, आईएम बन रहा है, उन सब को ये रोकना चाहते हैं। हाल में कश्मीर में आतंकियों के नई पलटन और उनकी रणनीति ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पता है कि आतंकियों का इलाज कैसे करना है, उनकी जड़ों को कैसे काटना है। इसलिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम तूफानी रफ्तार से जारी है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि दूसरों के इशारों पर गोलियां चलाने वाले आतंकियों के सफाए भर से जम्मू कश्मीर की फिजा से बारूद की गंध नहीं जाने वाली। इसलिए मोदी और शाह की जोड़ी आतंक की जड़ों को काटने में लगी हुई है। सूबे में शांति बहाली के बाद अगला नंबर आएगा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने का। सरकार जम्मू कश्मीर में अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ साथ हर उस प्लान पर काम कर रही है जिससे भविष्य में होने वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले और उनकी सरकार बने। पंचायत और डीडीसी चुनाव के नतीजों से बीजेपी को जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक के लोगों के मिजाज का अंदाजा हो चुका है। जम्मू क्षेत्र में तो बीजेपी मजबूत है, पर कश्मीर में बीजेपी के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ऐसे में बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के असरदार नेताओं को तोड़कर अपने पाले में मिलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से अलग हुए अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को भी भीतर खाने लगातार सरकार शह दे रही है। अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन का बीजेपी के बड़े नेताओं से राब्ता बना हुआ है, यानी बीजेपी एक ऐसी रणनीति के सहारे आगे बढ़ रही है जिसमें अगर कश्मीर में वोट सीधे उसके खाते में न भी गया तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी को जाए, जो बाद में बीजेपी के साथ खुलकर खड़ी दिख सकती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है। दरअसल बीजेपी का जम्मू में वर्चस्व है तो घाटी में गुपकार गठबंधन का, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी पार्टियों के बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पाले में मिलाने में लगी हुई हैं। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू क्षेत्र के बड़े नेता देवेंद्र राणा और पूर्व मंत्री सुरजीत सलाथिया बीजेपी के रथ पर सवार हुए हैं। बीजेपी एक सियासी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी कश्मीर के नाम पे कहीं न कहीं सियासत से दो चार हो रही है, यानी सियासत वो कर रही है। यही वजह है कि वो अपने दोस्तों यारों को उधर इधर से लाकर कुछ नई पार्टियां तश्कील देती है या पुरानी पार्टियां जो है उनके साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी उसी की एक कड़ी है।
पिछले कुछ वर्षों में पीडीपी बहुत कमजोर हुई है। महबूबा मुफ्ती न तो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को एकजुट रख पाई, न लंबी नजरबंदी की वजह से अपने समर्थकों से जुड़ी रह पाई। ऐसे में पीडीपी के कई नेताओं ने अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरे दलों का रुख किया। पीडीपी सरकार में मंत्री रह चुके अल्ताफ बुखारी ने नई पार्टी बना ली, जिसे नाम दिया अपनी पार्टी। पीडीपी के कई नेता अल्ताफ बुखारी के साथ खड़े हो गए। इसी तरह सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेताओं का दोनों बाह खोलकर स्वागत कर रही हैं। हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। जहां तक वादी का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी एक रीजनल पार्टी है, इसकी एक हिस्ट्री है और इसका एक कैडर बेस्ड समर्थन है और इक्का दुक्का लीडर निकलने से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक पार्टी चाहती है, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो नेशनल हो, वो चाहती है सत्ता में आने के लिए अपने इकाई को मजबूत करें, अपने जो ग्रास रूट लेवल पे उनके बंदे होते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है। दरअसल बीजेपी जम्मू में खुद को मजबूत और कश्मीर में वोटों के बंटवारे की स्क्रिप्ट आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कमजोर होने की स्थिति में सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी की पार्टियां मजबूत होंगी। बीजेपी रणनीतिकारों को अच्छी तरह पता है कि सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी को अपने पाले में कैसे मिलाया जा सकता है। दूसरी ओर परिसीमन के जरिए समीकरण बदलने का दांव पेच भी जारी है। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं तय की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन 1995 में हुआ था। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हैं, जिनमें 37 सीटें जम्मू क्षेत्र और 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आती हैं। 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी रिजर्व हैं। ऐसे में सत्ता समीकरण में कश्मीर का दबदबा रहा है। अब बदले माहौल में परिसीमन में जम्मू कश्मीर की सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव है, मतलब 7 सीटें बढ़ाने का, और ये सीटें जम्मू क्षेत्र के खाते में जाने की बात कही जा रही है। कि युवाओं के अलावे परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। अगर समाज की सोच का परिवर्तन करना है तो युवाओं ने ही शुरुआत करनी पड़ेगी, हिम्मत आपने करनी पड़ेगी। 25-50 साल इस कश्मीर में किसको जीना है? मेरे और मनोज जी का तो आयु हो गया भाई, आपको जीना है। कश्मीर के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। सब एकजुट हो जाइए, बहकावे में हम नहीं आएंगे, लोकतंत्र को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। चुनाव कराने ही कराने हैं। डिलिमिटेशन रोकना क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है भाई। अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। कश्मीर में वर्चस्व वाली पार्टियों को लगता है कि परिसीमन से जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ेंगी और इसका सीधा फायदा इस क्षेत्र में तेजी से पकड़ बनाने वाली बीजेपी को मिलेगा। मतलब बीजेपी एक ऐसी रणनीति के साथ जम्मू कश्मीर में सियासी गोटियां चल रही है जिससे भविष्य में जब भी चुनाव हो सरकार बीजेपी की ही बने। इससे बीजेपी पूरे देश में कह सकेगी कि प्रधानमंत्री मोदी की कश्मीर नीति पर वहां की जनता ने भी मुहर लगा दिया है। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के 2 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के नेताओं को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। ये तारीख थी 24 जून। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को खत्म करना चाहता हूं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि अगर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने के लिए मोदी सरकार की पहल हुई तो वो भी इस बात की ज्यादा संभावना है कि दिल्ली की तर्ज पर ही बने, जिसमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र की हो और सूबे की तरक्की के लिए
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वो बने और वो तरक्की का मापदंड तैयार करे। मतलब जम्मू कश्मीर को एक सीमित अधिकारों वाला राज्य बनाया जा सकता है। मोदी सरकार के न्यू कश्मीर में विकास की बुलंद तस्वीर का सपना दिखाया गया है। ऐसे में सरकार सूबे की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने के लिए आर्थिक मोर्चों पर भी तूफानी रफ्तार से काम कर रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 30,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक प्रस्ताव आए हैं। इस आंकड़े को अगले साल तक 50,000 करोड़ पहुंचाने का टारगेट है। लेकिन जितने औद्योगिक प्रस्ताव कागजों पर दिख रहे हैं उतने जमीन पर नहीं हैं। ऐसे में अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में शांति प्रिय मुस्लिम देशों से निवेश करवाने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में पहला नाम है दुबई का। आधुनिक सोच वाला दुबई जम्मू कश्मीर में एक टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी टावर्स, मल्टीपर्पस टावर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, मेडिकल कॉलेज और स्पेशल अस्पताल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने की तैयारी में है। यूएई की तर्ज पर ही दूसरे मुस्लिम देशों को भी जम्मू कश्मीर में लाने का प्लान है। मतलब कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की ये एक ऐसी कूटनीति है जिसमें एक तीर से कई निशाने को साधने की तैयारी है। ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए केंद्र सरकार ने इसे सूबे की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बताया था। कश्मीर के लोगों को बदलाव और विकास का सपना दिखाया था। लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई पाबंदियों की वजह से विकास का काम जोर शोर से नहीं हो पाया। उसके बाद कोरोना महामारी ने बदलाव की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जैसे जैसे हालात सामान्य होने लगे, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास की सुनामी लाने के लिए सुपरसोनिक रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। ढेर सारी संभावनाएं कश्मीर के युवाओं के लिए पड़ी हुई। मोदी जी, कश्मीर को कुदरती सौंदर्य की दृष्टि से तो ईश्वर ने आपको स्वर्ग बनाया ही है, मगर मोदी जी यहाँ शांति, समृद्धि और विकास को भी देखना चाहते हैं। इसके लिए कश्मीर के युवाओं से सहायता मांगने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, आज प्रशासन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, युद्ध क्लब बनाया है, आपको जीवन में प्लेटफॉर्म दिया है, मौका दिया है। आइए, आप आगे बढ़िए और इस मौके को उठाइए। यहां पर लोकतंत्र को मजबूत करिए। गुमराह करने वाली ताकतों को युवा जवाब दे। और मैं कहता हूं आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर के खिड़की दरवाजे देश भर के उद्योगों के लिए खोल दिए गए। सरकार ने सूबे में 40,000 एकड़ जमीन नए उद्योगों को मुहैया करवाने का ऐलान किया। बाहर से आकर लगने वाले उद्योगों के लिए मोटी सब्सिडी का भी ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, जन्नत की तरह खूबसूरत जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को लाने के लिए जमकर प्रचार प्रसार हुआ। बॉलीवुड को आकर्षित करने के लिए नई फिल्म पॉलिसी का भी ऐलान हुआ। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर में नए नए उद्योगों के लिए प्रस्ताव आए, उस रफ्तार से जमीन पर बदलाव नहीं दिखा। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए जम्मू कश्मीर में उन मुस्लिम देशों से निवेश करवाने का फैसला किया है जिनकी सोच उदार और आगे की है। इसी कड़ी में पहला कदम बढ़ाया है मुस्लिम वर्ल्ड के एक अहम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने। दुबई की नामी कंपनी डीपी वर्ल्ड ने जम्मू कश्मीर में अरबों रुपए के निवेश के लिए एक करार पर दस्तखत किया है। एमओयू के मुताबिक दुबई की डीपी वर्ल्ड कंपनी जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी टावर, मल्टीपर्पज टावर, लॉजिस्टिक सेंटर, एक मेडिकल कॉलेज और एक स्पेशल अस्पताल बनवाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूएई की कंपनी निवेश करने की तैयारी में है।
दुबई के साथ कारोबार करने वाले कश्मीरी कारोबारी मुसद्दिक शाह का मानना है कि मुस्लिम देशों के निवेश से सूबे को फायदा होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक इस्लामिक कंट्री हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर विच हैज़ बीन ए डिस्प्यूटेड रीजन फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट दिखाए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। मेरे ख्याल से हर कश्मीरी और हर नागरिक जो यहाँ का है वो इसको वेलकम और अच्छी तरह से पॉजिटिव साइड में लेगा। पिछले 3 दशकों में दुबई ने जिस तरह से विकास किया वो पूरी दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस्लामिक अमीरात होते हुए भी वहां की उदार और आधुनिक सोच पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। आज की तारीख में यूएई दुनिया भर में ऐसे हिस्सों की तलाश में है जहां निवेश से कमाई के नए मौके हों, और ऐसे में दुबई को जम्मू कश्मीर जैसा हिस्सा दुनिया में शायद ही कहीं मिले। एक एडवांटेज हम कश्मीरियों को, जम्मू एंड कश्मीर को मिल सकता है कि हमारे एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स और हॉर्टिकल्चर इमीडिएट वहाँ पे बड़ा मार्केट है, पूरा मिडिल ईस्ट का मार्केट है, अफ्रीका, जो हमको इमीडिएटली मिल सकता है। यूएई के पास पैसा है, वहां के शेखों के पाकिस्तान और चीन दोनों से बेहतर रिश्ते हैं। वो अपने निवेश की सुरक्षा करना भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में यूएई के किसी भी प्रोजेक्ट में अड़ंगा डालना पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, मोदी सरकार जिस रास्ते आगे बढ़ रही है उसमें आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कुछ और शांति प्रिय मुस्लिम देश जम्मू कश्मीर में निवेश का ऐलान कर सकते हैं। मोदी सरकार ने उदार और आधुनिक ख्यालात वाले दुबई को जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए सबसे पहले तैयार किया। पाकिस्तान अब तक कश्मीर मसले का इस्लामिक कनेक्शन जोड़ते हुए मुस्लिम वर्ल्ड का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता आया है, पर ऐसा करना अब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के लिए आसान नहीं होगा। यूएई एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसका अच्छा खासा प्रभाव इस्लामाबाद में बैठे हुए हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे जनरल्स पर है। साथ ही बीजिंग से भी उसके बेहतर संबंध हैं। ऐसे में कश्मीर में यूएई के किसी भी प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना होगा, क्योंकि दुबई के प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर्स पर हमले का मतलब होगा यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के 27 लाख लोगों को जबरन वापस भेजे जाने का डर। इसी तरह कश्मीर में यूएई के निवेश में अड़ंगा लगाने से चीन भी परहेज करना चाहेगा। मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर में नई निवेश नीति को पाकिस्तान में भी बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत के दुबई वाले दाव ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जम्मू कश्मीर में यूएई को निवेश के लिए तैयार करवाकर भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है जो सब दुनिया भर को जाएगा, और इसमें पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि ये जो उनका जो टेररिज्म है, आतंकवाद का जो वो फैलाते हैं, उससे अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में दुबई के पैसे से प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो निर्माण कार्य में भारतीय मजदूर ही लगेंगे। देश के दूसरे राज्यों से भी काम करने के लिए मजदूर पहुंचेंगे, वो भी लाखों की तादाद में। ऐसे में पाकिस्तान के सामने हमेशा ये डर बना रहेगा कि अगर जम्मू कश्मीर में यूएई के प्रोजेक्ट में शामिल मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को यूएई के शेखों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम देशों के जम्मू कश्मीर में निवेश के खिलाफ किसी भी गुस्ताखी की स्थिति में पश्चिमी देश भी पाकिस्तान को चैन से जीने नहीं देंगे। यूएई एक पूंजीवादी देश है, उनके पास बहुत पूंजी है, वो निवेश करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें चाइना पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे वो हमला करवाएं तो उसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान के शह पर कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों पर आतंकी इसलिए हमला कर रहे हैं जिससे बाहरी लोग जम्मू कश्मीर से दूरी बनाए रखें, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति से क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी।
लेकिन भारत के दुबई दाव से कश्मीर पर पाकिस्तान सन्नाटे में है। तो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित ने इसे इमरान खान की विदेश नीति को बड़ा झटका बता दिया। पाकिस्तान ये भी अच्छी तरह जानता है कि यूएई की नाराजगी का मतलब होगा इस्लामाबाद का मुस्लिम वर्ल्ड में भी हाशिए पर पहुंचना। कश्मीर में दुबई के निवेश का साइड इफेक्ट ये होगा कि मुस्लिम वर्ल्ड में इक्का दुक्का मुस्लिम देश ही इस्लामाबाद के सुर में सुर मिलाते दिखेंगे। यानी कश्मीर मुद्दे पर इस्लामाबाद की इस्लामिक गोलबंदी वाली कूटनीति का दम तोड़ने के लिए माहौल बनेगा। जम्मू कश्मीर में यूएई के निवेश और प्रोजेक्ट्स में चीन भी रोड़ा अटकाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे में भारत यूएई के जरिए चीन और पाकिस्तान से अपनी बात कर सकेगा। फिलहाल मोदी सरकार जिस प्लान पर आगे बढ़ रही है उसमें पहला जम्मू कश्मीर से आतंक का संपूर्ण सफाया, दूसरा सूबे में सियासी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, तीसरा कश्मीर को बिजनेस हब बनाना और चौथा पाकिस्तान के दिमाग से कश्मीर का भूत उतारना। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।